बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी मुद्दे को केंद्र में रखकर बात करते हैं और बात करने के लिए किसी ऐसी शख्सियत को हमारे बीच बुलाते हैं जो उस मुद्दे पर प्रामाणिक दस्तावेज की तरह से हम लोगों के सामने अपने विचार रखती है। आज जिस शख्स को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनका तारुफ कराने से पहले मैं उस मुद्दे पर बातचीत करना चाहूँगा जिस मुद्दे पर हम आज की जो वार्ता है उसको संयोजित कर रहे हैं। आज का मुद्दा है मुल्क का वजूद और उससे जुड़े सवाल, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विपुल चतुर्वेदी। विपुल चतुर्वेदी जी के बारे में मैं बता दूं कि आप भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, आईजी एंटी करप्शन से निवृत्त हुए, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के ज्ञाता हैं, देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत कम पुलिस अधिकारियों में से एक हैं, लेखक और शायर हैं। विपुल चतुर्वेदी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए मुहैया कराया। आज दर्शकों को हम आपकी जो बात करना चाहेंगे उसमें मुल्क का वजूद और उससे जुड़े सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि मुल्क है क्या, मुल्क की परिभाषा क्या है, मुल्क को आप किस तरह से लेते हैं, कोई भी मुल्क कितनी ज़रूरतों को, क्या भौगोलिक ज़रूरतों को पूरी करता है या उसकी ज़रूरतें कुछ और भी होती हैं? सुरेंद्र जी, मुल्क जैसा आपने कहा भौगोलिक एक ढांचा तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जो कानून के तौर पे जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर टेरिटरी की सॉवरेनिटी आती है, तो एक टेरिटरी भी होती है और उसके बॉर्डर्स भी होते हैं और बड़े वेल डिफाइंड होते हैं वो। लेकिन सिर्फ बॉर्डर मुल्क नहीं बनाते हैं, उसके अंदर मौजूद जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल है, और उन रिसोर्सेज और इस्तेमाल जहाँ रिसोर्सेज कम होती हैं वहाँ भी मुल्क सर्वाइव करते हैं, वहाँ भी मुल्क होते हैं। तो जो मुल्क का जो आत्मा होती है मुल्क की, जो हार्ट होता है या हृदय होता है मुल्क का, जो उस मुल्क को चलाता है, वो वहाँ के लोग होते हैं बेसिकली। और वो लोगों का जो सोच है, जो स्तर है, जो उनका रवैया है, जो व्यवहार है, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो उस मुल्क का इतिहास पिछला, वर्तमान और आगे आने वाला तय करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा तो उससे मुझे एहसास हुआ कि आप जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य ये है कि अब बदलते वक्त में हिंदुस्तान का एक बड़ा ऐसे मुल्क बहुत बड़ा एक किरदार सामने होता दिख रहा है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे सुरेंद्र जी कि अगर कोई मुल्क महान बनता है तो उसके लोगों को महान होना बड़ा ज़रूरी होता है जी। छोटे और बौने लोग बड़ा जाइंट या बहुत बड़ा मुल्क नहीं बना पाते हैं, उनके लिए खुद को भी बड़ा होना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत छोटे छोटे जो बौने हों और बौनी सोच के लोग हों वो बड़ा मुल्क कभी बना पाते नहीं हैं। और ये मुल्क बनाना कोई 2-3 लोग जो ऊपर सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी होती भी नहीं है, होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब ये भी संभव है कि मुल्क बहुत बड़ा हो जाए और लोग वैसे ना हों, तो ऐसा भी इतिहास में हुआ, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ा एक रेजिमेंटेड और बड़ा एक कंट्रोल काइंड सिस्टम होता है जिसके अंदर लोगों की विल जो होती है या लोगों की जो इच्छाएं होती है उनका पूरा दमन करके एक लकड़ी की तरह जैसे भेड़ों को हाँका जाता है वैसे हाँका जाता है। चाइना वगैरह इस चीज़ का उदाहरण है, सोवियत रशिया उस टाइप का उदाहरण था, बड़े मुल्क बन गए थे, महान मुल्क बन गए थे, लेकिन वो कितने चल पाए ये आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया और आगे तुरंत भविष्य के अंदर देख भी लेंगे चाइना को लेते हुए, जैसा मैं समझ रहा हूँ। छोटे लोग बड़ा मुल्क बना पाते नहीं हैं। विपुल जी, हमारा देश हमेशा से महान देश रहा है,
विश्व गुरु रहा है। हमारी परंपराएं जो इस तरीके की हैं, हमारा जो अनुशासन रहा, सामाजिक ढांचा रहा, वो इस तरीके का रहा कि ये मुल्क हमेशा बहुत बड़े मुल्कों में रहा। लेकिन अगर ये बड़ा मुल्क था, अगर वास्तव में ये बड़ा मुल्क था, इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम विदेशी आक्रांताओं के शिकार होते रहे और उसके बाद एक के बाद एक कभी मुगलकालीन शासन आया, फिर अंग्रेज़ों का शासन आया और हम गुलामी की लंबी दास्तां सहन करते रहे। तो इसमें ऐसी क्या कमी आ गई थी इस मुल्क के अंदर कि हम लोगों को वो बुरे दिन देखने पड़े? देखिए, वही बात जो आपको मैंने शुरू में आपसे कही कि मुल्क महान था, मुल्क की तवारीख वो बड़ी महान थी, संस्कृति बहुत महान थी, काफ़ी चीज़ें थीं वहाँ पर, लेकिन उनको निभाने वाले जब छोटे पड़ गए और अपने शुद्ध इंटरेस्ट के अंदर और शुद्ध विचारों के अंदर फंस गए और एक नहीं हो सके उस मुल्क के लिए, तो उस मुल्क का पतन तय था। आप तो बात कर रहे हैं जो तुर्कों का जो हमला हुआ, मुग़लों का हुआ, अंग्रेज़ का हुआ, बड़ी पावर्स रहीं, लेकिन अपने हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को तो उनसे भी छोटे छोटे लोग, पुर्तगीज़ और दूसरे लोगों ने भी क्या नाम से जो चंद मामूली से 5-10 शिप लेके आते थे और उसी से क्या नाम से कब्ज़ा कर लेते थे। तो उसका रीज़न ये था कि हर वक्त अंदर से कुछ ऐसे लोग मौजूद होते थे जो उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते थे, अपने मुल्क से बगावत करने के लिए, अपने समाज से, क्योंकि शायद मुल्क का कंसेप्ट 19वीं शताब्दी से पहले, जिसको अपन मॉडर्न नेशन कहते हैं, था नहीं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल तो ये आधार होता था कि अपने समाज के साथ दगा करने के लिए तैयार रहते थे। आज नहीं है? आज भी हैं और खूब तादाद में है। और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मीडिया का समय है, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं और उनकी रीच भी बहुत हो गई है, उनकी पहुंच भी बहुत दूर तक हो गई है। और एग्जाम्पल्स हैं कि नाम लेना उचित मैं नहीं समझूंगा, जिसमें लोग बाहर के एजेंट्स की तरह लिटरली काम कर रहे हैं, बाहर से पैसा ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं, उनकी लॉयल्टी भी बाहर है बेसिकली। इसलिए मैं वो जो बात ख़त्म करना चाहूँगा, किसी देश को बड़ा बनाने के लिए उसका नेता, उसकी मिलिट्री या उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं होती हैं। वो तो आज के हर मॉडर्न देश मुल्क में प्राय लोग इस तरह से जो यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं, इंटेलिजेंस वगैरह, तो अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट को देखती हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग कितना उस इंटरेस्ट इसके प्रति समर्पित हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता, जिसका आप नेशनलिटी कहना चाह रहे हैं, या अपने देश के प्रति आदमियों का चरित्र किस तरीके का है, समर्पण किस तरीके का है, तो जब आप कह रहे हैं कि इस देश के अंदर बिकाऊ चरित्र के लोग बाग, बिकाऊ चरित्र के नेता, आदमी, व्यापारी, मीडिया, सारे के सारे जब अपने चरित्र में बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा एक मजबूत राष्ट्र बना रहेगा या मोदी जी बना रखेंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, ये तो बात तय है कि गोवर्धन पर्वत उठाना होता है तो कृष्ण का अवतार तो लेना ही पड़ता है एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, लेकिन कृष्ण भी उसको हमेशा थामे हुए खड़े नहीं रह सकते थे। और जहाँ तक आपने बात प्रधानमंत्री मोदी जी की है, तो वो तो इंसान हैं, उनका एक लिमिटेड लाइफ टाइम है और उनका दिन भी 24 घंटे का होता है, उनकी भी उम्र बढ़ रही है, सारी बात है। एक आदमी हर सीक्वेंस के अंदर फिट नहीं हो सकता, हर एक के हिस्से का काम वो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। और ये सोचना भी क्या नाम से ज्यादती है, बेजा बात है कि अपन सोचें कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों का एक आदमी उनको सबको वो नए सपने दिखाएगा, रोज़ उनकी खाने पीने की व्यवस्था करेगा, नौकरियों की व्यवस्था करेगा, उनकी आजीविका सुरक्षित रखेगा, उनका देश सुरक्षित रखेगा। हम इतनी अपेक्षाएं एक व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? अपेक्षाओं के साथ साथ वो आप हर जो काम गलत कर रहे हो उसको किसी तरह से उसका जो डैमेज है उसको भी कंट्रोल करता रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है जी। और जितना अब तक हो रहा है वही बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना हो गया कि वो तो खुशी की बात है कि उनके पास मैंडेट रहा है पिछले 10 साल और उम्मीद करते हैं आगे भी मैंडेट रहेगा। मैं तो जो आप बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं भारत के इतिहास को पिछले कम से कम 1000, 1200, 1500 साल के इतिहास को 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो सन 2014 से पहले का और एक सन 2014 के बाद का। जी। 2014 के पहले भारत यद्यपि मूल रूप से महान संस्कृति रही हो, महान सिविलाइजेशन रही हो, लेकिन उसके दुर्दिन नहीं रहे।
और दुर्दिन का कोई अंत नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, जो एक आपको नेतृत्व मिला है, जो नई सोच पैदा हुई है और जो नया आयाम अपन ने प्रस्तुत किया है इस मुल्क के अंदर, तो आज मुल्क के अंदर ही नहीं, मुल्क के बाहर भी अपनी क्या नाम से जो स्तर है वो इतना ऊंचा हो गया है कि आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो आपने और हमने बचपन में देखा था। जी, अपन ने बचपन में ये भी देखा था कि सन 65 की वॉर में जब खाना ख़त्म हो जाता था तो हमको प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक सोमवार की शाम को अपने को भोजन नहीं करना है। अपन ने PL 480 का दान में मिला गेहूं भी खाया था। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। हिंदुस्तान की मिलिट्री 1962 के अंदर जब चाइना से लड़ रही थी तो उनके पास वर्दी नहीं थी, जूते नहीं थे और एम्यूनेशन तक नहीं था, और एक कंफ्यूज लीडरशिप थी और एक कंफ्यूज टॉप आर्मी ब्रास थी जो उनको क्या नाम से सिर्फ डिफीट और सिर्फ हार की तरफ धकेल रही थी। लेकिन आज वो सारे हालात बदल चुके हैं। जो एक छोटा सा, मैं कहूँगा बिल्कुल मामूली सा एक जो मुल्क पाकिस्तान था, उसने आपकी नाक में नकेल डाल रखी थी इतने सालों से, आज वो खुद अपनी नाक से नकेल निकालने के लिए बावलों की तरह इधर से उधर डोल रहा है। ये सब चीज़ें पहले संभव थी, लेकिन जैसे मैंने कहा, इतिहास पिछले 10 साल का एक तरफ रख दीजिए और पुराना सारा एक तरफ रख दीजिए, पूरा इतिहास चेंज हो गया है, युग परिवर्तन हो चुका है हिंदुस्तान के लिए। और मेरा ये मानना है, लोग ये कहते हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये एशिया की शताब्दी होगी। उनका इस कहने से मतलब ये है कि चीन और भारत की शताब्दी होगी। जैसे पहले इससे पुरानी गई जो शताब्दी थी वो इंग्लैंड की और अमेरिका की इनकी रही थी। मैं इसमें डिफर करूंगा, आगे आने वाली शताब्दी सिर्फ भारत की शताब्दी होगी जी, अगर लोग साथ दे दें, अगर लोगों में ये जज्बा पैदा हो जाए कि ऐसा होना है तो ऐसा होके रहेगा। लेकिन उसके लिए त्याग और थोड़ा सा श्रम तो आम आदमी को भी करना पड़ेगा। जी। मतलब मैं आपका कहना ये चाहते हैं कि आप भारतीय जो लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि हम छोटे छोटे स्वार्थों के अंदर, छोटी छोटी चारित्रिक कमियों के कारण बाज़ार में जिस तरीके से बाज़ारवाद हावी हो रहा है, उनसे हम निपट कर अगर अपने नेतृत्व को मजबूत करें तो निश्चित रूप से। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगा विपुल जी, आप ये बताएं कि भारत इस समय पूरे विश्व रंगमंच पर किस पोजीशन में पहुँच गया है? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट तौर पर है कि करीब करीब दुनिया के जितने बड़े संधियाँ जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई कॉरपोरेशन वाले जो ग्रुप है, हर जगह हिंदुस्तान की इज़्ज़त होने लगी है और वो इज़्ज़त पहले जो थी उससे बहुत गुना आगे बढ़ गई है जी। आज आपका जो ग्रिप है मिडिल ईस्ट के ऊपर, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, आपका अमेरिका और रशिया के साथ, यानी आप देखिए कि इतने मुतफरिक और ऐसे मुल्क जिनका आपस में दांत काटी दुश्मनी हो, चाहे वो इज़राइल, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना, हर जगह आपको क्या नाम से तवज्जो दी जाती है, आपकी बात सुनी जा रही है। हम आपस में जो दुश्मन कंट्रीज हैं वो भी हम लोगों को लाइक कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे संबंध खराब करने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में जो ग्लोबल साउथ है उसकी कंप्लीट लीडरशिप हिंदुस्तान के हाथ में आ चुकी है। चाहे उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ तक हम अपन लोगों की पकड़ हो चुकी है। और वो आपको सही में इसलिए अपना लीडर मान रहे हैं कि आप उनको चाइना की तरह लूटने के लिए नहीं जा रहे हैं जी, आप उनका भला करने के लिए जाते हैं। और आपका बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़ा स्पष्ट क्या नाम से आपका एजेंडा रहता है कि आप उनकी मदद करना चाह रहे हैं, आप उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के उनको लूटना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, उपनिवेशवाद जैसा आपका कोई वो नहीं है, वो प्रयास नहीं है। इसलिए जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो ऑलरेडी क्या नाम से खतरे में पड़ चुका है और उसकी ज़्यादा भविष्य भी मैं नहीं देखता। मैं तो एक्चुअली चाइना का भी भविष्य ज़्यादा नहीं देख रहा। मेरे हिसाब से जैसे हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, वरना चाइना आज से 10 साल बाद सोवियत यूनियन की तरह बिखर चुका होगा 4-5 टुकड़ों के अंदर।
पाकिस्तान की तो बिसाती क्या है, औकात क्या है, इसलिए पाकिस्तान नहीं, के बस बारे में तो बात चाइना का तो देखिएगा इंडस्ट्रियल वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप बताएं कि वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ की महंगाई, वहाँ की और दूसरी प्रॉब्लम चाइना की, वो क्या कारण रहेंगे कि वो टूट जाएगा? चाइना में इस वक्त आज की तारीख में 49% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है बेसिकली। मतलब जितने अगर जब 100 आदमी हैं, 100 युवक हैं, तो उसमें से 50% युवक तो वो हैं। अच्छा, तो बाकी 50% जो काम पर हैं वो भी वो कुटीर उद्योगों में, छोटे छोटे उद्योगों, वो छोटे उद्योगों में है। और चाइना की जितनी इकोनॉमी अपने को बड़ी दिख रही थी, उसके दो फैक्टर्स थे बेसिकली। एक तो क्या था, वहाँ फजिंग ऑफ डेटा कहलाती है, यानी जो आंकड़ा होता है उसको झूठा के नाम से बताया जाता है, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो सारा जो डेटा है वो सरकार रिलीज करती है और उसको कहीं ना कहीं वो काट छाट करके अपने मन मुताबिक प्रस्तुत करती है। वहाँ का मीडिया को आज़ादी है नहीं बोलने की, मीडिया बोल नहीं सकता, बोलेगा तो हमारा भारतीय क्रांतियाँ हो नहीं सकती, क्रांतियाँ हो नहीं सकती, ये स्थिति है। माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रखा है सारा। बड़ी बात क्या है कि चाइना पिछले 7-8 महीने से रिसेशन में आ चुका है। रिसेशन का मतलब यह है कि इकोनॉमी ने बिल्कुल नेगेटिव और डाउन टर्न लेना शुरू कर दिया है, और 7-8 महीने से क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए माना जा सकता है कि ये अब ट्रेंड रिवर्सिबल है, ये वापस लौटने वाला नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए निवेदन कर दूं कि 1980 के दशक से जापान रिसेशन में गया था, तो आज तक नहीं निकल पाया है, 40 साल हो गए हैं जी। तो चाइना की ग्रेटनेस के दिन तो बहुत ख़त्म हो गए बेसिकली। और वैसे भी चाइना की जो ग्रेटनेस थी, जो इकोनॉमिक ग्रेटनेस का भी आपने जो रेफरेंस दिया है, जो आपने एग्जांपल दिया, वो इसलिए थी कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था और दूसरे लोग उससे खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन अब लोगों के प्रति आम पूरे विश्व के अंदर जितना, जैसा मेरा बाहर जाता रहता हूँ, जैसा मेरा इंटरेक्शन होता है, आम तौर पे चाइना के प्रति इतना अविश्वास और कुछ एक जगह तो इतनी नफरत है कि लोग, स्पेशली कोरोना का जो ये इन्फेक्शन हुआ उसके विस्फोट के बाद, कि चाइना अब को वो मार्केट जो पुराने उनके पास थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और फिर दूसरा होता क्या है साहब, ये कुछ विधि का विधान होता है सुरेंद्र जी। तो मैं ये कहूँ कि असल में तो जब से शी जिनपिंग चाइना में आया है, वो उससे अच्छा हिंदुस्तान का कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से और जिस सिस्टमेटिकली वो चाइना को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो वो एक्चुअली काम तो हम लोगों का कर रहा है। लेकिन उसके भाग्य से भी जब वो ताकत में आया 1913-1914 के अंदर, उस टाइम 4 बड़े बड़े नेता दुनिया में पैदा हो गए हैं, जिससे कहा जाता है ना वो कि कंस को का जब वध होना था तो उसने भविष्यवाणी की थी कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया के में स्कॉट मॉरिसन, जापान में शिंजो आबे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया में मोदी साहब, इन 4 लोगों ने चाइना की वो भिष्ट मिलाई है। और ये अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है अभी, क्योंकि मोस्ट लाइकली शायद ट्रंप दोबारा इलेक्ट होके आ जाए, गॉड विलिंग, तो ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी। और वैसे भी इवन बाइडेन के भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाइना का वो जो कंफर्ट पीरियड था, जो कंफर्ट जोन कहलाता है, वो ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बचा नहीं वहाँ पर कुछ भी। और इंडिया की जो असेंडेंस है राइस को, आपको रोक नहीं सकता। होता क्या है, देखिए, जब प्लेन चलता है तो पहले टैक्सिंग करता है, जो और तेज़ी से टैरमैक पर दौड़ता है और फिर वो उड़ जाता है। तो इंडिया टेक ऑफ कर चुका है, अब हाइट ही लेगा, अब इंडिया का उतरना नहीं है नीचे। जो इकोनॉमी है आपकी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो लीडरशिप आपको मिली हुई है, जो आपका मिलिट्री की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, एयरफोर्स और नेवी की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो आपकी पॉलिसीज़, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा मोदी साहब का, प्रधानमंत्री का, अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, गडकरी साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, अजीत डोवल का। ये एक ऊपर का जो टॉप नॉच ग्रुप है, वो इस बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि आप सब लोग सोचते हैं कि ये तुरंत कोई चीज़ क्यों नहीं हो रही। तो जो चीज़, जैसे अपन ने बात की, जो 1000-1500 साल के इतिहास में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, और स्पेशली जो 70 साल में उस कूड़े को जमा किया गया था, तो उसको साफ होने में वक्त तो लगता ही है। देखिए, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। और उस पर अगर लोग भी साथ ना हो तो और भी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, और भी मुश्किल काम है। इसमें मतलब पॉलिटिकल अंदर जो, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि बाहर की दुश्मनी तो, या बाहर के जो लोग बाग हैं उसको तो मोदी जी ने या कहीं का प्रधानमंत्री ने, हमारे नेतृत्व ने काबू में कर रखा है।
लेकिन अंदर का जो चल रहा है गंदगी, अंदर जो मतलब जो नागरिकों के अंदर जो दायित्व होते हैं, जो नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, उनकी राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्र के प्रति उनका वो होता है, वो मुझे लग रहा है कि अभी भी हमारे चरित्र उतने स्थायी नहीं हुए हैं। आपका कहना ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखिए साहब, जो प्रजातंत्र है ये कहने को बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबसे इनएफिशिएंट सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। इसमें जो पेस ऑफ डिलीवरी होती है, जो स्पीड ऑफ डिलीवरी होती है, वो इतनी स्लो होती है जिसकी कोई हद नहीं। और अब ये जो स्पीड अपने को बहुत बढ़ी हुई लग रही है, ये भी कुछ असाधारण सी चीज़ हो रही है। मैं आपको बताऊं सुरेश जी, अब ये जो चीज़ जो मुल्क के दुश्मनी के लिहाज से लोग बैठे हुए हैं या इधर से उधर तक षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब इनको रोका किसी तरह से जा नहीं सकता। अब और वो जैसा आपने कहा था, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि वो स्वार्थ उनका इतना बड़ा है कि मुल्क उनके लिए एग्जिस्ट ना पहले कभी करता था ना अभी भी करता है। अगर आज कोई उनसे कहे कि ये मुल्क कल बर्बाद हो जाए और आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में आज उसको चेक पे वो दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं उसके अंदर, क्योंकि वो उनके रडार पे कभी मुल्क रहा भी नहीं और था भी नहीं और ना कभी होगा, आगे भी होने वाला नहीं है मुल्क। जिनकी लॉयल्टी चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, जो उधर से ISI से और चाइनीज़ इंटेलिजेंस से पैसा रिसीव कर रहे हों, चाहे किसी भी फनल से किसी भी चैनल से कर रहे हों, तो उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा बेसिकली। अनिल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसे नक्सलाइट्स हैं, जैसे और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, अंदर जो मवाद भरा हुआ है इस फोड़े के अंदर, और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र अपने आप में दीमक लगा हुआ एक सिस्टम बन गया है। लोकतंत्र के अंदर खुद के अंदर इतनी कमजोरियां आ चुकी हैं कि अब हम कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, साहब मोदी साहब ने ये कर दिया इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, या फिर गोदी मीडिया है, या इस तरीके की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन असलियत जो है वो ये है कि जब आदमी, वो आपने बात बहुत अच्छी कही कि भगवान कृष्ण को एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था अपने रक्षा करने के लिए। तो अगर कोई आदमी कृष्ण बनकर और गोवर्धन पर्वत उठाना चाहता है तो लोग बाग उस पर इतने सवाल करते हैं, ऐसा मतलब वो एक सिस्टम बनाने में आरोप प्रत्यारोपों से गुजरना पड़ता है। और जितनी गालियां मोदी जी खा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो वापस आना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं उनका आना मुल्क के लिए और मुल्क के अंदर की ताकतें जो संगठित हो रही हैं उनके खिलाफ, उनका क्या आप सोचते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मोदी जी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि कोई पूछ रहा था कि आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा क्यों रहता है, तो वो कह रहे थे मैं रोज़ करीब 10 किलो गालियाँ खाता हूँ। तो उनकी डाइट में गालियाँ शामिल हैं जी। और हर आदमी जो अच्छा काम करेगा, यानी आप देखिए कभी कोई अवतार होता है तो राक्षसों के बगैर अवतार नहीं होता। रामचंद्र जी पैदा हुए थे तो रावण का होना ज़रूरी था, कृष्ण पैदा हुए थे तो कंस का, दुर्योधन का और शकुनी का, इनका पैदा होना ज़रूरी था, दुशासन का पैदा होना ज़रूरी था। जब जब ईश्वर के अवतार हुए हैं, जब जब ईश्वर ने कृपा दृष्टि की है भारत भूमि के ऊपर, तो कोई ना कोई उद्धार करने के लिए हुई है। जैसा कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब पाप बढ़ेंगे तो मैं दोबारा जन्म लूँगा बेसिकली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, लेकिन ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब हम सब ईश्वर हैं तो वो भी ईश्वर ही हैं बेसिकली। ईश्वर के ही बताए इशारे पे चल रहे हैं, वो है, सब होते सब इंसान ही हैं, दिखते हुए तो सब इंसान ही होते हैं। लेकिन ये करने के लिए एफर्ट में साहब जो आप कह रहे हैं, बेसिकली लोगों को अपने शुद्ध इंटरेस्ट तो त्यागने पड़ेंगे ही। और मुल्क जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लागू करके सारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने पे भी जब मुल्क नहीं टूटा, जब मुल्क के पे इतने बड़े बड़े अटैक हुए चाइना के और पाकिस्तान की तरफ से, तब मुल्क नहीं टूटा। तो अब अगर, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब ये कांग्रेस की सरकार रही तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मिनट मिनट पे स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस कर दी जाती थी जो दिल्ली के अनुरूप नहीं होती थी, तब भी कोई मुल्क नहीं टूटा। लेकिन पिछले 10 साल में तो मुझे एक भी स्टेट याद नहीं है जिसको प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ हो। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से मुल्क टूट जाता है तो अब तक तो मेरे ख्याल में, मुझे गिनती तो याद नहीं, लेकिन 50-60 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हो चुके हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थे उनको भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे धारा 370 है। धारा 370 कभी पार्ट नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बताया यही जाता है, ऐसा बताया जाता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो।
तो तब नहीं टूटे तो अब अगर ये टर्म अगर मोदी को मिलती है और अच्छी मिलती है, जिसमें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे तो संविधान टूटेगा और कैसे मुल्क टूटेगा, मेरी तो समझ में नहीं आता कैसे हो जाएगा। हाँ, उनके घर जरूर टूट जाएंगे जो क्या नाम से लूट मार के भरोसे चल रहे थे। होता क्या है कि जब कोई इसकी हाईवे पे बढ़िया पेट्रोलिंग करने लगती है पुलिस, तो जो हाईवे को लूटने वाले हैं वो क्या नाम से बड़े परेशान हो जाते हैं, उनकी दुकान खत्म हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो दुनिया बर्बाद नहीं होती, सिर्फ वही बर्बाद होते हैं। बहुत सही कहा आपने। देखा कि विपुल चतुर्वेदी जी ने हमारे सामने सारे सवालों के ज्वलंत प्रश्नों के धारदार उत्तर दिए, और आपने ये महसूस किया होगा कि हमारा मुल्क अंदर की और बाहर की दोनों की तरफ की लड़ाइयों से लड़ रहा है। और यदि हम राष्ट्रभक्त हैं, अगर हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रीयता हमारे अंदर है, तो ये नेशनल जो हमारा वो है, एक नेशनलिटी है हमारी, उसको हमें परिपक्व करना पड़ेगा। अंदर के मवादों से, अंदर के लावे से, अंदर के नुकसानों से हमें सावधान रहना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा। आप आए, आपने बहुत सारी गर्वित बातें की। विपुल जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ में हम किसी अन्य प्रामाणिक व्यक्ति के साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।